नमस्कार, मैं रविश कुमार। 8 नवंबर के बाद 8 दिसंबर आ ही गया। बीते एक महीने में सरकार मजबूती से अपने जवाब पर कायम है कि यह फैसला 70 साल से जो चला आ रहा था उसे मिटाकर नए तरीके से चलने की बुनियाद रखने वाला है। नॉर्मल के बाद न्यू नॉर्मल आ गया है। 20 दिन बाद इस न्यू नॉर्मल का आगाज होने वाला है। फिलहाल जो चल रहा है क्या वो भी न्यू नॉर्मल है? उद्योग जगत उत्पादन और मांग में गिरावट की शिकायत कर रहा है। नौकरियों पर संकट है, क्या ये भी न्यू नॉर्मल है? ये संकट कब न्यू नॉर्मल होगा? बैंकों के आगे खड़ी लाइनों और पीड़ा को दिखाने को लेकर ऐतराज को छोड़ दिया जाए तो तरक्की की खबरें एक महीने में मोबाइल वॉलेट कंपनियों के ग्रोथ की ही रही। वित्त मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह आसान रास्ता चुन सकते थे, मगर उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। इस संक्रमण काल में ट्रांजिशन पीरियड में जो पीड़ा हुई उसे लेकर अफसोस है, लेकिन यह कदम साफ सुथरी अर्थव्यवस्था और बेहतर जीडीपी की तरफ ले जाएगा। इससे बैंकों को कर्ज देने के लिए उनके पास अधिक फंड होंगे। आतंकवाद से लड़ने की बात की जगह अब कैशलेस, लेस कैश और बैंकों के पास अधिक फंड की बातों ने ले ली है। मगर बैंकों के पास फंड तो होंगे या हैं, लेकिन एक महीने के बाद भी बैंकों के आगे कतारों में खड़े लोग पूछ रहे हैं उनका अपना वाला फंड कहां है। कतारों की ये तस्वीरें नोटबंदी की प्रतीक तस्वीरें बन गई हैं। नोटों की सप्लाई का दावा है, लेकिन जगह जगह एटीएम बंद पड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 10 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच अभी तक 3,81,000 करोड़ मूल्य के नए नोटों की सप्लाई की जा चुकी है। आरबीआई का कहना है 8 नवंबर की नोटबंदी के रोज 15.5 लाख करोड़ मूल्य की करेंसी चलन में थी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि पिछले 3 साल में जितने नोटों की सप्लाई हुई है उससे ज्यादा 30 दिन से कम समय में कर दी गई है। इस रफ्तार से भी औसत निकालिए तो सरकार को पुरानी नोटों के बदले नए नोट उतारने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में एटीएम मशीन से संबंधित एक कंपनी ने दावा किया है कि 95% एटीएम मशीन को 500 और 2,000 रुपए के नए नोटों के अनुकूल बना दिया गया है। फिर भी 35% एटीएम ही कैश दे रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर बैंकों ने स्थानीय पुलिस की मदद से व्यवस्था बनाए रखी। फिर भी लाइन में लगने से स्वास्थ्य समस्याओं के उभर आने से मरने वालों की खबरें भी आती रही हैं। लाइन में बच्चे भी पैदा हुए। इन्हीं तस्वीरों को लेकर एक पक्ष कह रहा है कि सब फैसले के समर्थन में है, तो दूसरा विपक्ष कह रहा है कि लोग काफी परेशान हैं, उनका पैसा उन्हीं को नहीं मिल रहा है। लुधियाना में बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकलवाने गई महिला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिंगार सिनेमा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की चंडीगढ़ शाखा के बाहर सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए थे। 48 साल की आशा रानी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा निकालना चाहती थी। मृतक महिला के परिजनों ने सुरक्षा गार्ड पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने बैंक के बाहर शव रखकर प्रदर्शन भी किया। लोगों ने सरकार से मुआवजे और इंसाफ की मांग की। अब जो दूसरा वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो कर्नाटक के बागलकोट का है कि जिले के एक बैंक के बाहर एटीएम का है। ये जो सिपाही हैं एक पूर्व सैनिक को मारे जा रहे हैं। रिटायर्ड फौजी 55 साल के नंदप्पा को धक्का दिया और मारपीट की। लाइन में धक्का मुक्की से नंदप्पा निकल गए थे, लेकिन बाद में अपनी जगह पर आने की कोशिश की तो सिपाही ने उन्हें काफी मारा है, लेकिन सिपाही को अब सस्पेंड कर दिया गया है। बैंकों से वैसे आमतौर पर बैंकों के आगे लोगों ने अपनी तरफ से भी व्यवस्था बनाए रखी, वो भी बधाई के लायक हैं। पुलिस ने भी काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। नोटबंदी को लेकर यह आरोप लग रहा था कि सरकार ने बिना तैयारी किए फैसला ले लिया। लाइनों में खड़े लोग भी कह रहे थे कि फैसला तो ठीक है, मगर लागू करने की तैयारी नहीं थी। लेकिन बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने इन आरोपों का एक मुकम्मल जवाब दिया है। आरबीआई ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला जल्दीबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि विस्तार से हर पहलू पर सोच समझ के लिया गया है। इस बीच सरकार कैशलेस सिस्टम को लेकर काफी सक्रिय हो गई है। लोग भी अपनी तरफ से सक्रिय हो गए हैं। तभी महानगरों से लेकर कस्बों तक में लोगों ने मोबाइल वॉलेट डाउनलोड किया है। इनकी मांग में काफी तेजी आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही हर दिन 50,000 स्वाइप मशीन का ऑर्डर आ रहा है। मांग अधिक है, लेकिन अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि मशीन मिल ही नहीं रही है। बुधवार के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी कि 8 नवंबर के पहले स्वाइप मशीन से हर दिन 3 लाख ट्रांजैक्शन होता था, लेन देन। अब यह बढ़कर 15 लाख हो गया है। लेकिन स्वाइप की संख्या तो बढ़ गई, मगर प्रति स्वाइप लेन देन का औसत मूल्य गिर गया है। पहले जब कम लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे 8 नवंबर से पहले, तो प्रति लेन देन 2700 रुपए औसत खर्च करते थे।
अब लोग प्रति स्वाइप 2000 रुपए की खरीदारी ही कर रहे हैं। ये सब बिजनेस अखबारों में छप रहा है, हम लोग कम जानते हैं इसलिए उनकी मदद ले रहे हैं। अगर ये आंकड़ा सही है तो लोग कार्ड का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खर्च की भी एक सीमा होती है, उपभोक्ता की आर्थिक हैसियत से वो सीमा तय होती है। अगर मैं ज्यादा कर सकता हूं तो कम कमाने वाला कम करेगा। वित्त मंत्री के ही शब्द हैं कि कैश के साथ डील करना इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। इसलिए सरकार और बैंक प्रयास करते हैं कि डिजिटल करेंसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अब सरकार की तमाम भाषाओं में, शब्दों में इस बात को कम जगह मिल रही है कि हम उतने ही नोट छापने वाले हैं या नोट छाप के इसकी पूर्ति करेंगे। डिजिटल करेंसी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि कार्ड, ई वॉलेट से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। यह कितना भारी डिस्काउंट है आप जोड़ें, मेरी गणित में कमजोर हूं। सरकार 10,000 की आबादी वाले हर गांव को 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी स्वाइप मशीन मुफ्त देगी। ये कहां लगेगा मशीन, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इससे 75 करोड़ लोग, सरकार का मानना है कि स्वाइप मशीनों के दायरे में आ जाएंगे। 1 जनवरी से उपनगरों, सबअर्बन के रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने पर 0.5% की छूट मिलेगी। ये कितना पैसा हुआ, ये आप जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले रेल यात्रियों को 10 लाख का मुफ्त बीमा मिलेगा। ये बड़ा प्रोत्साहन है एक तरह से। ऑनलाइन रेल टिकट खरीदने पर आपको केटरिंग, रेलवे विश्राम गृह और रेलवे रिटायरिंग रूम के किराए में 5% तक की छूट मिलेगी। अगर अब ये मालूम नहीं कि रेलवे के भीतर खाने में 5% की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वहां केटरिंग शब्द का इस्तेमाल है, पेंट्री कार का इस्तेमाल नहीं है। तो आप समझ लें, अगर कार्ड से 2000 की खरीदारी करेंगे तो कोई सेवा शुल्क नहीं लगेगा। अब ऑनलाइन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, सरकारी बीमा कंपनियों का प्रीमियम देंगे, अगर आप देंगे तो 8 से 10% की छूट आपको मिलेगी। टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट करने वालों को 10% की छूट मिल सकती है। इन रियायतों के बगैर ही डिजिटल भुगतान के माध्यमों में उछाल की खबरें आ ही रही थी और सरकार भी कह रही है। फिर सरकार ने कहीं मामूली तो कहीं 10% तक की छूट क्यों दी है? क्या यह पर्याप्त है? तमाम तरह के सेक्टर में, होटल सेक्टर के भी लोग स्वाइप मशीन को लेकर चिंतित हैं कि अपनी कमाई से 2% वो क्यों किसी कंपनी को दें। क्या सरकार उन्हें भी छूट देगी? यह साफ नहीं है कि यह छूट कब तक के लिए है, जो सरकार ने ऐलान किया है, मगर है कुछ दिनों के लिए है या स्थायी रूप से आने वाले समय में पता चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि आप रोज, वित्त मंत्री जी की पहली बात सुन लेते हैं। हर निर्णय कब से लागू होगा, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो डेट्स तुरंत होगी। ये इसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कोई घंटों में, 1-2 दिन में लागू हो जाएगी, कुछ 2-4 दिन में लागू होंगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ₹4.5 करोड़ कंज्यूमर्स रोज पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं पेट्रोल पंप से, और इसकी जो डेली सेल है लगभग 1800 करोड़ रुपए के करीब है। एक महीने में जो ये सेल है, ये 20% डिजिटल पेमेंट से बढ़कर 40% डिजिटल पेमेंट हो गई है। ये लगभग नेशनल एवरेज है। हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े, और केवल जो एक महीने में बढ़ी है, इससे कैश रिक्वायरमेंट पर डे की 360 करोड़ रुपए की कम हुई है। और अगर ये मौजूदा लिमिट से 30% और बढ़ती है तो लगभग सालाना रिक्वायरमेंट कैश की 2 लाख करोड़ रुपए कम होती है। अगर सारे सेक्टरों को, एक सेक्टर का उन्होंने बताया, उनके पास और भी सेक्टरों की जानकारी हो सकती थी, पर फिर भी अगर आप रोज 1800 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो नोटबंदी के बाद ये रोज की खरीदारी 300 करोड़ की हो गई है डिजिटल माध्यम से, यानी क्रेडिट कार्ड से, पेट्रो कार्ड से वगैरह वगैरह। और जब 540 करोड़ रोज होने लगे तो एक साल में पेट्रोल डीजल की खरीदारी में 2 लाख करोड़ कैश की मांग घट जाएगी। हम नहीं जानते कि बाकी सेक्टरों में कितने 100 करोड़ का लेन देन डिजिटल हुआ है इस दौरान, और उसके आधार पर साल में कितने लाख करोड़ कैश की कमी आ जाएगी। हमें देखना होगा कि डिजिटल पेमेंट में जो वृद्धि हुई है वो किस सेक्टर में हुई है, किस किस सेक्टर में हुई है। मतलब अगर 100 नए लोगों ने कार्ड का इस्तेमाल किया है तो इनमें से ज्यादातर पेट्रोल ही भरा रहे थे या और भी चीजें खरीद रहे थे।
लघु से लेकर मध्यम और बड़े उद्योगों का जो इस दौरान घाटा हुआ है वो किस खाते में उसका हिसाब दिखाया जाएगा, उसकी भरपाई ये तमाम सेक्टर कैसे करेंगे। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि नोटबंदी के रोज अगर 15.5 लाख के आसपास की करेंसी चलन में थी, अगर इनमें से अब तक 11.5 लाख करोड़ मूल्य की करेंसी बैंकों में आ गई है तो इसके क्या मायने हैं। अगर सारा पैसा बैंकों में आ गया तो क्यों कहा जा रहा है कि सरकार का अभियान सफल नहीं होगा। क्या हमें यह भी मानना होगा कि बैंकों में जो पैसा आया वो सफेद ही है। सरकार कहती है कि खातों की सख्ती से जांच होगी, कुछ खातों की तो हो रही है, लेकिन क्या आयकर विभाग के पास इतने कर्मचारी हैं, इतनी शाखाएं हैं जो इन करोड़ों खातों की जांच कर सकती हैं। कितने दिनों में कर लेंगी ये जांच का काम पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि वित्त मंत्री 2 लाख करोड़ कैश के चलन को कम करके जो उदाहरण दे रहे हैं उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। 15.5 लाख करोड़ की करेंसी में से अगर 2 लाख करोड़ की करेंसी डिजिटल हो जाए तो सरकार का कौन सा मकसद पूरा होने वाला है। मीडिया कैशलेस लिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सरकार लेस कैश की बात कर रही है। बाद में मत कहिएगा कि सरकार ने कैशलेस कहा, तो वो विज्ञापन में कैशलेस कह रही है लेकिन अपनी बातों में लेस कैश कह रही है। हम यहाँ एक आंकड़ा और देख सकते हैं कि पिछले 8 नवंबर से पहले जो डिजिटल भुगतान हो रहा था वो कितने लाख करोड़ का था। जैसे पेट्रोल का उन्होंने हिसाब दिया कि 2 लाख करोड़ कैश की कमी हो गई है, तो इससे पहले जो हो रहा था वो कितने लाख करोड़ का था, वो कितना कैश बचा रहा था। ये सब सवाल हैं, हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ महेश गुप्ता जी हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और मुंबई से परंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं, ईपीडब्ल्यू के एडिटर हैं। परंजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसमें 2 अच्छी बातें हो रही हैं कि बैंकों के पास बहुत पैसा आ जाएगा, और एक इरादा सरकार का बड़ा साफ दिख रहा है, चाहे जितनी आलोचना हो कि वो अब कैशलेस या लेस कैश की तरफ बढ़ रही है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के स्कीम का भी ऐलान कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 2 लाख करोड़ का पेट्रोल में ही इन्होंने उदाहरण दिया है, इससे इस वक्त और भी सेक्टर में कैशलेस लेस कैश डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो उसमें कैश की कितनी ज़रूरत कम हो गई, या क्या अर्थव्यवस्था को इससे मिलने वाला है नया। रवीश, ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं 2 कदम पीछे हट के 2-4 चीज़ बताना चाहता हूँ। 1 महीना पहले मोदी जी पहले कहा कि जाली नोट जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं ये रोकना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ काला धन ये भी कम करना बहुत ज़रूरी है। आज मोदी जी और सरकार के बड़े बड़े प्रवक्ता अरुण जेटली जी सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं, बिना कैश की समाज चाहिए, डिजिटल इंडिया चाहिए, कैशलेस सोसाइटी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जाली नोट, आतंकवाद, वहाँ से काला धन, वहाँ से कैशलेस सोसाइटी क्या है। वास्तव क्या है, जितने काले धन है हमारे देश में, इसके एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा काले कैश में लोग रखते हैं, और ये जाली नोट है। कोई कहेंगे 6%, कोई कहेंगे 10%। तो इसको रोकने के लिए आप पूरा भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में जो 85% कैश है, इसको आप गैर कानूनी कर दिया रात। 1 महीना के बाद भी आप किसी बैंक में चले जाइए, लंबे लाइनें हैं। ठीक है, हाँ। लोग अपने पैसा बाहर निकालने के लिए घंटों बिताना पड़ रहे हैं, हाँ। अपने पैसे खरीदने, और किसी से वो भीख नहीं, अपना पैसा। हाँ, मगर वो फैसले के साथ भी तो है ना। हाँ। एक चीज और आप सुन लीजिए, आज भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया कि जितना पैसा लोग वापस देंगे 30 दिसंबर तक, 14.5 लाख के आसपास, 14.5 लाख करोड़ के आसपास जो कैश वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब पूरा बैंक में वापस चला आएगा। हाँ। तो अब सवाल उठेगा कि इसमें कितना काला धन है, इसमें कितना जाली नोट है, हाँ। और फिर आयकर विभाग कितने लोगों के ऊपर छापा लगाएंगे, कितने सर्च एंड सीजर रेज करेंगे, और कितना काला धन होगा, और इसमें कितने पैसा, कितना बड़ा हिस्सा लोग अभी जो नया, ठीक है, जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है, ठीक है, हम कह रहे हैं ये काला धन है, ये इनमें से बहुत बातें हुई हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जो कह रहे हैं कि बैंकों के पास लोन देने के लिए फंड आएगा,
ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि बैंकों में पैसा आएगा तो सरकार के पास टैक्स आएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि बैंक में अगर लोगों ने जाकर पैसा जमा किया तो वो टैक्स में कैसे बदलता है, किस तरह से बदल सकता है, पहला, और बैंकों के पास कैसे ज्यादा पैसा आएगा, ये पैसा बैंक लेकर, क्योंकि जो जमा कर रहे हैं वो निकालेंगे भी, तो इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं महेश जी से बात करूंगा। हाँ, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक सबको आश्चर्य कर दिया जब वो जो ब्याज दर, वो जो सिग्नल करते हैं रिपो रेट से, वो कम नहीं किया। मेरा सवाल और कुछ है, अगर लोग अपने जो पैसा जमा हुआ है उसको निकलने में मुश्किल हो रहे, आप बैंक में राशन हो रहे, आप कह रहे कि आप 24,000 तक आप वापस ले सकते हैं, मगर सचमुच आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, तो आपके सामने और क्या रास्ता है? आप क्या ऋण लेंगे? आप लोगों से उधार लेंगे? आज का यही हालत हो गया कि अपना जो पैसा है वो हम निकलने नहीं पा रहे, इसीलिए हमको उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ब्याज दर कम कर दीजिए। मैं ये पूरा युक्ति बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये युक्ति कैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो किसान है, ये कैशलेस सोसाइटी आज उनको फायदा होगा, मगर इन लोग आज सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है, आज ठीक आप है ना? कह रहे हैं किसी ने ये भी इंतजार कर रहे हैं कि 20 दिन के बाद चीजें ठीक हो सकती हैं। तो मुझे ये बताइए जी, एक महीना हो गया रवि, एक महीना हो गया, और कितना पैसा? ठीक है, आपने लोगों को भारतीय 50 रिजर्व दिन का बैंक ने समय कह रहा है कि परंजय, इस सवाल का 14.5 जवाब लाख मुझे करोड़ चाहिए। से हमने नहीं। इतना दिया, परंजय, मुझे इस सवाल का जवाब बाकी पैसा चाहिए कब तक कि आएगा? अभी 4 महीने बैंकों के के बाद, पास, 6 महीने देखिए, के बाद? परंजय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर महेश जी से जवाब चाहूंगा कि बैंकों के पास लोन देने की क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो ज्यादा फंड वो मांग रहे हैं, या इससे वो फंड आएगा तो ज्यादा लोन दे सकते हैं? किसको लोन दे सकते हैं? कौन मांगने के लिए बैंकों के दरवाजे पर खड़ा है इस वक्त लोन लेने के लिए? मुझे इसका जवाब यही चाहिए। सवाल पूछिए ना, यही सवाल पूछिए। ये सवाल का जवाब हमारे पास है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, वो जो आप गरीब के घर में लाइन लगा के, कतार लगा के, क्योंकि वो आपका काला धन उनका जनधन अकाउंट में देने चाह रहे हैं, और फिर मोदी जी कहा कि आप पैसा वापस नहीं दिए। ठीक है जी, तो कौन कौन अभी ऋण लेने के लिए तैयार है? महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो इंडस्ट्री संस्था से जुड़े रहे हैं, अभी सदस्य हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बैंकों के पास फंड आ गया, मान लीजिए आ गया, तो अब क्या आपके पास कोई जानकारी है कि इंडस्ट्री तैयार है ये लोन लेने के लिए? क्योंकि लोन लेने में हम लोग भी जो होम लोन लेते हैं उसमें 15 से 20 दिन एक आदमी का तो लग जाता है। तो क्या 15,000 20,000 करोड़ लोन किसको दिया जाएगा? कौन प्रपोजल लेके तैयार है? तो ये सब जो बातें कही जा रही हैं, तो बैंकों के पास उनके अधिकार में कितना पैसा रहेगा कि आपको वो लोन बांट सकते हैं? देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि बैंक लोन कब देगा। बैंक कब के देगा? पास जो पैसा आया है वो टेम्परेरी पैसा है, वो टेम्परेरी पैसा, वो बैंक का पैसा नहीं है। बैंक का पैसा नहीं है, वो तो कस्टमर कभी भी उसको निकालेगा। अगर वो चेक से निकाल सकता है चाहे तो, कोई बैंक नहीं रोकेगा उसको। सिर्फ कैश सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि पैसे की किल्लत है उनके पास में, पूरा पैसा हो एक तरह से। हाँ, तो लेकिन अगर मेरा पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, उसको मैं चेक से निकालूं, आरटीजीएस करूं किसी के पास, तो बैंक नहीं रोक सकता उसको, और ना रुक रहा है वो पैसा। तो बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट हुआ वो उसके ऊपर लोन नहीं दे सकता। बैंक कब लोन देगा? जब उसके पास एनफ कैपिटल होगी, एक, या जो पैसा हमने जमा किया उस पैसे के हम फिक्स डिपॉजिट कर दें। अगर वो फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो बैंक को पता है ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसा मेरे पास आ कैपिटल गया, देगी, तो कैपिटल दे देगी। अभी जब आपकी इंडस्ट्री बॉडी बैंक के पास लोन मांगने जा रही थी तो क्या ये जवाब मिल रहा था कि लोन देने के लिए पैसे नहीं है? नहीं, बैंक के पास तो बोलती है एनपीए है, हमारे पास एनपीए इतने ज्यादा 1,22 करोड़ के एनपीए हैं, हमारे पास लोन देने के लिए एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, तो लोन दे कहाँ रही है? मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इससे आपको फायदा होगा? नहीं, इंटरेस्ट अभी तो नहीं हुआ, जैसे परंजन ने बताया। देखिए, इंटरेस्ट रेट नहीं कम हुआ, एक बात। दूसरा, बैंक लोन दे कहाँ रहे हैं? बैंक लोन देने तो आगे आए, उनकी कैपिटल तो बढ़ाए। सरकार के पास अगर पैसा आता है, सरकार उनकी कैपिटल एडुकेट करे। हम तो कहते हैं अगर फाइनेंशियली अगर 5% की जगह 5.5% भी अगर फाइनेंशियल डेफिसिट होता है, सरकार को इमीडिएटली बैंक की कैपिटल बढ़ानी चाहिए, ताकि बैंक की कैपिटल बढ़ेगी तो बैंक लोन देगा। तो वो सरकार वही नहीं कर रही है कि जो बढ़ाना चाहिए, कैपिटल बढ़ा रही है हमारा पैसा जमा करके? नहीं, हमारा आप पैसा उसे नहीं मानते? वो सरकार, वो बैंक का पैसा नहीं है सर, वो तो कंज्यूमर का पैसा है। कंज्यूमर आज चाहे अपना चेक लिख दे तो बैंक को देना तो पड़ेगा। सरकार कैशलेस की बात करी, जो 360 करोड़ का जो उन्होंने उदाहरण दिया है पेट्रोल सेक्टर का, हाँ,
तो बाकी और भी सेक्टर होगा आप लोगों का जो कैशलेस का काम हमारे समझ से कैशलेस इकोनॉमी इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि उनके पास नोट की किल्लत है, नोट दे नहीं सकते और लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे कई लोगों ने चाहिए। कहा है कि ये बात जब हम पूछते हैं तो कई लोगों ने कहा है कि इंडस्ट्री बॉडी अब तक चोरी कर रही थी, कर टैक्स चोरी कर रही थी, कैश की जरूरत क्या है जब कैशलेस हो सकता है, तो आप लोग चोरी कर रहे थे। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्री चोरी करती है कहना बिल्कुल गलत है। कैशलेस इसलिए नहीं करना चाह रही सरकार कि इससे चोरी रुक जाएगी। कैशलेस इसलिए करना चाहती है क्योंकि पैसा नहीं है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। आप क्या मानते हैं कि स्लो डाउन हो गया? क्योंकि वित्त बहुत मंत्री ज्यादा के slow जवाब down में तो ये नहीं है कि और सर कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा जीडीपी ग्रोथ आपका 7.6 से 7.1 हो जाएगा और वो भी वो पुरानी ये तो डेटा है। कई बार होता है 8% कहते हैं, 7.5% हर आया, तो इंडस्ट्री का- सामान्य नागरिक को फर्क नहीं पड़ता। सर हर इंडस्ट्री का जो सेल्स वॉल्यूम है पिछले साल में, पिछले महीने के अंदर जी 15 से 25% गिरा है। ठीक है महेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग इंडस्ट्री हैं, कोई प्रोडक्ट आप बनाते होंगे, तो वो प्रोडक्ट मान लीजिए कि ऐसे भी कई बार दुनिया में मंदी की लहर चलती है तो 2-4 महीने प्रोडक्ट नहीं बिकता है, कोई ऐसे सामान्य रूप से समझने के लिए। तो इस दौरान 2 महीना अगर 30% 40% सेल आपका गिर गया तो आपके भीतर के ढांचे पर क्या असर पड़ता है? क्या आप नौकरियों में छटनी करने लगते हैं? क्या करते हैं आप लोग? दो तरह की चीजें होती हैं। हमने देखा कुछ कंपनियों ने जिनकी लार्ज वर्कफोर्स है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लोगों को ले ऑफ किया। छटनी करना 2 तरीके से होता है, लोगों को निकाल देना, सेकंड है ले ऑफ कर देना। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ले ऑफ का मतलब अभी मेरे पास काम नहीं है, कुछ परसेंटेज सैलरी मिलेगी, आप आराम कर सकते हो, फिर शुरू होगा, फिर उसको शुरू कर देंगे। तो अभी जो कुछ हुआ है वो ले ऑफ हुआ है। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसा तो नहीं मान सकते कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री नहीं करती होगी, क्योंकि खूब करती है। आरटीजीएस से भी करोड़ों 3 लाख करोड़ का रोज का आदान प्रदान हो ही रहा था, तो उसमें जरूर इंडस्ट्री का ज्यादा हिस्सा होगा। जरूरी ये है रिटेल में ट्रांजैक्शन बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री तो आजकल डिजिटल को यूज करती है, बट रिटेल कंज्यूमर उसको अगर यूज करेगा तो वो कंज्यूमर वापस आप अभी कितना, 1 महीने के बाद आप लोग कितना एक्साइटेड हैं कि जैसे बहुत सामान्य लोग पुरंजय नहीं मानेंगे, लेकिन सामान्य लोग 50 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद कुछ शायद अच्छा होने वाला है कुछ। देखिए, तो आप लोगों के हिसाब से क्या अच्छा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज समझनी पड़ेगी, अगर बीमारी है तो उस बीमारी को निकालना पड़ेगा। अगर आपको दुनिया के साथ खड़ा होना है, अगर आप दुनिया के साथ नहीं खड़ा होने सकते तो आप एक पैरेलल इकोनॉमी चला सकते क्या हैं। दुनिया में ये गारंटी है कि जहां कैशलेस इकोनॉमी है नहीं, हम वहां अभी पे कैशलेस की बात नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद नहीं है, वहां पे करप्शन नहीं हम अभी बात ये कर रहे हैं, या कैशलेस इकोनॉमी का ही अपनी असुरक्षा के कई कारण होते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं? देखिए, कैशलेस तो आप अगर यूएसए को चले जाओ तो यूएसए में सिर्फ 40% कैशलेस है, 60% तो कैश चलता है अभी भी। अमेरिका में भी कैश अमेरिका में चलता है। ये तो इकोनॉमी वहाँ की बोलती है जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो कैशलेस इकोनॉमी तो कोई बन ही नहीं अमेरिका पाएगी। देखिए, वहाँ गए तो वहाँ की हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और उसकी नीतियों पे चल के हम यही पढ़ते आए कि हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियां बर्बाद है। तो आप खुद ही वो 60% अब आप कह रहे हैं कि वहाँ कैश से चल रहा है, ये बात सही भी है। ठीक है, तो आप कैशलेस नहीं कर सकते हैं। कैश जरूरी है सिस्टम में काम करने के लिए। गरीब आदमी है, छोटा पैसा है उसके पास, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर सकता है और आदमी को सारी आपको प्रोविजंस देने पड़ेंगे करने के लिए। बट आज सरकार कैशलेस क्यों करना चाह रही है, इसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने कहा कि कैश नहीं अभी देने के लिए, तो यही इसलिए मेरे को उसका जोर आ रहा है। उसको जोर आ रहा है ताकि ट्रांजैक्शन शुरू हो, इकोनॉमी वापस रिवाइव हो। पर आप पे जो असर पड़ेगा वो कितना स्थायी असर होगा सर इंडस्ट्री बॉडी पे? देखिए, हम लोग ये कैसी बेचैनी है? नहीं, इंडस्ट्री में बेचैनी है कि ये भी Q3 चल रहा है, जिसको बोल रहे हैं दिसंबर में खत्म होगा। ये तो इफेक्ट हो ही गया 1.5 महीने का। Q4 जो होगा जनवरी से लेके और मार्च तक का क्वार्टर होगा, उसमें भी इफेक्ट रहेगा क्योंकि कंज्यूमर अभी वापस नहीं आएगा। पूरा पैसा सरकार दे नहीं पाएगी दिसंबर के अंदर से, कुछ कैशलेस में जाएगी, लेकिन नुकसान होगा इस चीज से। तो ये बात है। परंजय, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि आम जो लोग कहते हैं कि एक तरह से ये वित्त मंत्री ने जो उदाहरण दिया है, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री के जो जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग तो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो सच बोल पा रहे हैं क्या? महेश गुप्ता जी ने तो काफी खोलकर इशारा किया, लेकिन बड़े लोग जो भी हैं, जो 2-4 लोग हैं बड़े लोगों में से, हाँ, मैं जो कह रहे रवीश, ये ठीक नहीं है। हाँ, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अब दोनों लोग का, गोदरेज साहब का नाम कर रहा हूं, दीपक पारेख जी का नाम कर रहा हूं, दोनों कहा कि अर्थव्यवस्था के ऊपर एक जबरदस्त एक धक्का लगा है। आप जो भारतीय रिजर्व बैंक कहा कि 0.5% सकल घरेलू उत्पाद जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये कम होने वाले हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 2% होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कहा, ये दूसरी जो तिमाही है, यानी कि
ये अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ। आप देखिए ये तीसरी तिमाही और चौथा तिमाही में क्या असर पड़ेगा, और मैं समझता हूं जबरदस्त असर पड़ेगा। एक चीज मैं बात खत्म करना चाहता हूं। देखिए 75-76 साल में जब इंदिरा गांधी, संजय गांधी उस समय नसबंदी शुरू किया था, उस समय वह बहुत लोग कहा कि हाँ ये देश के हित में है, हमारे जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लाना जरूरी है। मगर आज लोग मालूम है कि क्यों आपातकालीन समय के बाद मार्च 77 में इंदिरा गांधी का सरकार लोग वोट देके निकाल दिया। मैं समझता हूं एक तरह से ये जो नोटबंदी एक तरह से मोदी सरकार के लिए एक नसबंदी का प्रतीक हम लाना चाहते हैं। बहुत क्यों मैं समझता हूं कि बहुत आम आदमी के ऊपर बहुत परेशान है आज, लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये मसला क्या है, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।